सभी व्यूवर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं आपको एसएसटी पढ़ाता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 4। इससे पहले हमने 3 पार्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अपलोड किए हैं, आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज बात होगी पार्ट 3 के आगे से, जिसमें हम बात करेंगे कि डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। अभी तक हमने जितना भी पार्ट पढ़ा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, उसमें हमने अलग अलग तरह का रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है। इस पार्ट में हम महिलाओं की क्या भूमिका रही क्रांति में, उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या उन्होंने भी कोई क्रांति करी थी, कैसा उनका सोसाइटी में एक्टिविटीज़ थी। इन सब चीज़ों को हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं। इस टॉपिक की शुरुआत होती है एक इमेज से, आपको दिख रही हैं। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं बनी हुई हैं, कुछ लोग बाजा बजा रहे हैं, कुछ हाथ में कुछ हथियार लिए हुए हैं, एक ठो तराजू भी है, एक महिला घुड़सवारी करते हुए जा रही है आगे की तरफ। ये सब क्या दिखा रहा है? ये सब ये दिखा रहा है कि पेरिशियन वुमेन ऑन देयर वे टू वर्सैलेस, वर्साए की ओर कूच करती पेरिस की औरतें। पेरिस की औरतें कहां पर जा रही हैं? वर्साए की ओर जा रही हैं। यह चित्र 5 अक्टूबर 1789 की घटनाओं के कई चित्रों में से एक है। उस दिन महिलाएं पेरिस से वर्साए जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी। कि आप आइए हमारे साथ रहिए और देखिए हम किस दुर्दशा से गुजर रहे हैं। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे एस्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थीं। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थीं, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थीं अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थीं। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके ही नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे एस्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थीं। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना हो गया, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखरेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। अच्छा, महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब भी शुरू किए हुए थे और अखबार भी निकालते थे ये लोग। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए थे। उनमें द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुईं कि 1791 के संविधान में उन्हें पैसिव सिटीजन का दर्जा दिया गया, निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। बेसिकली ये लोग पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रही थी कंट्री में, कि इनको भी अच्छी अच्छी पोजीशंस तक पहुंचने के मौके मिले, ताकि ये लोग भी प्रॉपर रूप से अपना रिप्रेजेंटेशन कंट्री में कर पाएं। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा, रजिस्ट्रेशन करवाया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण दे सकती थीं,
कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय भी वो चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। लेकिन मताधिकार और समान वेतन, मतलब सबको समान वेतन मिले और वोटिंग का राइट मिले, इसके लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। अब आपकी बुक में एक सोर्स दिया हुआ है, ये किसके जीवन पर आधारित है? यह एक क्रांतिकारी महिला के जीवन पर आधारित है जिनका नाम है ओलंप दे गूज। अब इनके जीवन के बारे में समझते हैं। ओलंप दे गूज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसीलिए उन्होंने सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। सन 1793 में ओलंप दे गूज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। यहाँ पर सोर्स एफ में ओलंप दे गूज के घोषणा पत्र में उल्लिखित कुछ मूलभूत अधिकारों के बारे में बताया गया है। जैसे देखिए, उन्होंने क्या बोला था कि वुमेन इज बॉर्न फ्री एंड रिमेन्स इक्वल टू मैन इन राइट्स। औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है। बेसिकली ये कहना चाहती थी कि समाज में जो महिला और पुरुष के बीच में जो भेदभाव चल रहा है उसको खत्म किया जाए और महिला और पुरुष दोनों समान रहें। सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या कहा है? सेकंड पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिला के अधिकारों को संरक्षित करना है। ये अधिकार क्या क्या है? स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। ये नैसर्गिक अधिकार हैं, मतलब नेचुरल राइट्स हैं ये वुमेन और मैन के, इनको बचाया जाए। थर्ड पॉइंट क्या बोला है इन्होंने? थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला है कि समग्र संप्रभुता का स्रोत जो है वो राष्ट्र में निहित है। सोर्स ऑफ ऑल सोवेरेनिटी रिसाइड्स इन द नेशन, जो पुरुषों एवं महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ नहीं है। मतलब पुरुष और महिला का जो संघ है, यूनियन है, उसके सिवा कुछ नहीं है। फोर्थ है, कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। यह सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के हर तरह के सम्मान व सार्वजनिक पद के हकदार हैं। लास्ट पॉइंट है, कोई भी महिला अपवाद नहीं है। नो वुमेन इज एन एक्सेप्शन। वह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार और नजरबंद की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें। मतलब दंड में कोई भेद नहीं है, आप महिला हो चाहे पुरुष हो, आपने अगर अपराध किया है तो आपको दंड बराबर से मिलेगा ओलंप दे गूज के अनुसार। तो ये इनके घोषणा पत्र की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको मैंने वन बाय वन आपको समझा दिया है। ये आपकी बुक में एक इमेज है। इसमें बेकरी की दुकान पर
कतार में खड़ी महिलाओं के दृश्य को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि कैसे बेकरी की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगती थी, जिसमें महिलाएं खड़ी रहती थी और अपनी बारी का इंतजार करती थी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरेबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, ग्वाडेलोप, सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। अब इनके बागानों में बेसिकली श्रम की कमी हो गई। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दासों को खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरेबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूंस दिया जाता था। वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। भाई, व्यापारी वर्ग जो था वो तो दास व्यापार पर ही निर्भर करता था। अब नेशनल असेंबली को यह भय लगा कि कहीं व्यापारी लोग विरोध ना करने लग जाएं, इसीलिए कोई कानून ही पारित नहीं किया गया इसके पक्ष में। लेकिन अंततः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी नीग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। फाइनली दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। यहाँ पर एक शब्द है नीग्रो। नीग्रो कौन लोग होते हैं? अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोगों को नीग्रो बोला जाता है। यह अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्रायः इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एक इमेज आपके बुक में लास्ट में रह जाती है। ये इमेज क्या कहती है? दासों की मुक्ति, द इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स। सन 1794 के इस चित्र में दासों की मुक्ति का विवरण है। शीर्ष पर तिरंगे बैनर का नारा है जिसमें क्या लिखा हुआ है? मनुष्य के अधिकार। नीचे अभिलेख कहता है गुलामों की मुक्ति। एक फ्रांसीसी महिला अफ्रीकी एवं अमेरिकी इंडियन दासों को यूरोपीय कपड़े देकर उन्हें सभ्य बनाने की चेष्टा कर रही है। उम्मीद करता हूं कि इस डिस्कशन में मैंने जितनी भी बातें आपको समझाई हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं भगवान जी से हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।